हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया होंगे। तो मैं आपका एक बार फिर से महेंद्र रजक स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल के ऊपर। उड़ान जो अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है, उड़ान जिन उपलब्धियों को छू रहा है, उसमें आप बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे बहन और भाइयों के लिए उड़ान जो काम कर रहा है, सराहनीय काम है। और उसमें आपका जो योगदान है एक मील के पत्थर के रूप में है। आप अपना योगदान उड़ान के साथ ऐसे ही बरकरार रखिए। इतिहास की सीरीज इस पार से उस पार में हम बात कर रहे थे अभिलेखों के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अभिलेख किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख ही अभिलेख कहलाता है। मैंने उसी अभिलेख का आपको प्रकार बताया है जिसमें शिलालेख आते हैं, जिसी के अंतर्गत मुद्रा अभिलेख आते हैं, गुहा अभिलेख आते हैं। उसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि प्रशस्ति, ये सभी अभिलेख होते हैं जो इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। अगर आपको सही तरीके से समझना है इतिहास को, तो इन साक्ष्यों को आपको सही तरीके से पकड़ के रखना होगा कि हम इतिहास को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। समझ अगर आपको विकसित करनी है तो इतिहास में साक्ष्य एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं आगे के साहित्य के बारे में। तो हमारा जो दूसरे अभिलेख की साक्ष्य होते हैं उन्हें हम साहित्यिक स्रोतों के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत में। आ जाइए बोर्ड पर, मैं आपके सामने फिर चलता हूं साहित्यिक स्रोत। नेक्स्ट चलो, अब आपसे बात करते हैं। देखिए, दूसरी बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य की। साहित्यिक साक्ष्यों को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक साक्ष्य हमारे होते हैं जिसे हम बोलते हैं धार्मिक साक्ष्य। कैसे? धार्मिक। दूसरे जो साक्ष्य होते हैं वो धर्म इतर होते हैं। कैसे होते हैं? धर्मेतर। धर्मेतर साक्ष्य। धर्मेतर, धार्मिक का मतलब होता है ऐसे साक्ष्य जो हमें धर्म से संबंधित जानकारी देते हैं, धर्म के ऊपर लिखे गए हैं। जैसे कुरान हुआ, बाइबिल हुआ, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, ये सब धार्मिक साक्ष्य हैं। लेकिन इन साक्ष्यों से हमें उस समय के तत्कालीन जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे धार्मिक साक्ष्यों में आप ले सकते हैं, रामायण ले लो, महाभारत ले लो। ये जो सब चीजें होती हैं ये हमारे धार्मिक साक्ष्य होते हैं। धर्म इतर, धर्म का मतलब है धर्म से हटकर, धर्म इतर, धर्म से हटकर जो साक्ष्य लिखे गए हों और उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती हो, तो वो भी हमारे कौन से साक्ष्य कहलाते हैं? धर्म इतर साक्ष्य। और उनसे भी हमें इतिहास जानने का मौका मिलता है। इतिहास उनसे भी जानते हैं, जैसे कालिदास के द्वारा मालविकानी अग्निमित्र लिखा गया, तो उससे हमें गुप्त कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अरे चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया, तो उससे भी तो हमें जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य शासकों के बारे में, मौर्य काल के जीवन के बारे में, मौर्य काल की प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐसे भी हमारे किसमें आते हैं? धर्मेतर। जैसे कालिदास ने जो लिखा वो धर्मेतर आ जाएगा। जैसे चाणक्य के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो ये जो सब चीजें आएंगी ये कौन से साक्ष्य होंगे? साहित्यिक साक्ष्य। और भी हम इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे तो और भी विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं इतिहास का परिचय बता रहा हूं। विदेशी विवरण। तीसरा, विदेशी विवरण। क्या समझते हैं विदेशी विवरण से आप बताइएगा? विदेशी विवरण, अरे इतिहास या हमारे प्राचीन भारत में एक निश्चित कालखंड के दौरान कई विदेशियों के द्वारा यात्रा की गई भारत की। आपको पता है कि भारत बौद्धों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो देश माना जाता है वो भारत है। बौद्ध धर्म का जनक हम भारत को बोल सकते हैं। तो एक कालखंड में बौद्ध धर्म को जानने के लिए कुछ लोग बाहर से यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ की तत्कालीन राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रशासनिक जीवन पर जो ग्रंथ लिखे, उनसे भी हमें इतिहास को जानने के लिए बहुत मदद मिलती है। तो ऐसे साक्ष्यों को भी हम विदेशी विवरण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कौन कौन आया, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। आपको पता है मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आता है मेगास्थनीज, उसने
अपना ग्रंथ लिखा इंडिका, जिससे हमें तत्कालीन समय के मौर्य शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये इंडिका, जैसे आपको पता है कि एक चीनी यात्री आया फायान, फायान के बारे में फायान ने भी ग्रंथ लिखा फो को की, तो इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। हैंसवांग के बारे में आपको पता है, तो हैंसवांग आया, हैंसवांग ने भी एक ग्रंथ लिखा सी यू की, तो सी यू की से भी हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तत्कालीन समय की। तो ये होते हैं हमारे साक्ष्य, जिनसे हमें इतिहास को जानने में मदद मिलती है। आप डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, गलत है। अरे आपको अगर किसी विषय में पकड़ बनानी है तो सबसे पहली चीजें आपको उसकी नींव तक जाना पड़ता है। और नींव कहाँ? नींव यहीं से स्टार्ट होती है। आपको पता तो होना चाहिए कि ये महल जो इमारत बनी हुई है वो उनका आधारशिला क्या है, उसकी नींव क्या है। अगर ये नहीं पता है तो आपकी नॉलेज कोरी नॉलेज है, आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपके सामने बताया कि इतिहास में साक्ष्यों को 3 भागों में, पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी विवरण। पुरातात्विक में मैंने आपको अभिलेख वाले बताए हैं, उससे मृदभांड भी आएंगे और भी आगे हम बात करेंगे। साहित्यिक में धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साक्ष्य, और विदेशी विवरण में मैंने आपको बताया मैगजीनिस के द्वारा इंडिका लिखी गई, फाइयान के द्वारा फोक्योकी लिखा गया और हैंसवांग के द्वारा सीयूकी लिखा गया। ऐसे ग्रंथ हैं, आप एक बार देख सकते हैं। तो चलो हम आगे चलते हैं, आगे और बात करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक है और ये इतिहास, आपका इतिहास बदलने वाला है और आप इतिहास लिखने वाले हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं भारतीय इतिहास की आपको ऐसी गारंटी देता हूं कि आपके क्वेश्चन इधर से ही बैठने वाले हैं सही तरीके से। आप बैठे रहिए, रीड की तैयारी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले। अब बात करते हैं इतिहास। अब इसको हम हमारे जीवन से जोड़ के देखें तो इतिहास को हम कैसे जोड़ सकते हैं, इसको मैं एक छोटी सी कहानी में आपको सुनाना चाहूंगा कि साक्ष्यों के आधार पर हमने इतिहास को, भाई साक्ष्य हमें 3 प्रकार के प्राप्त होते हैं, तो इतिहास को साक्ष्यों के आधार पर पढ़ा जाएगा ना। तो साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास को कैसे बांटते हैं, कितने कालखंडों में बांटते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात करते हैं कि भाई साहब, एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे का नाम हमने या उसके घर वालों ने उस बच्चे का नाम रखा राम, या नाम ले लीजिए श्याम, नाम है श्याम। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद में हमारे कोटा संभाग या कोटा में ही वो बच्चा था। और आपको पता है हम हाड़ौती है। अब हाड़ौती के इलाके में आपको पता है कि हर बच्चे का जो नाम श्याम होता है उसके पीछे हाड़ौती में आपने देखी एक आदत होती है ऊ लगा देने की। शाम को शाम्या बोलते हैं, शाम को शामू बोलते हैं, तो ऐसे शब्द मतलब उसका नाम बिगाड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा ही एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। इतिहास से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ही एक व्यक्ति पैदा हुआ तो उसका नाम बिगाड़ा गया, तो उसके माँ बाप को चिंता होने लगी, क्योंकि वो बच्चा शुरू में, आप जानते हो बच्चा पैदा होगा तो उसको क्या पढ़ना लिखना आएगा क्या? नहीं आएगा। साक्ष्यों की बात कर रहा हूँ। तो उस बच्चे को, उसके माँ बाप को चिंता होने लगी, यार हमारे बच्चे का नाम बिगाड़ा जा रहा है। उसको कोई शाम्या बोलता है, अरे शाम्या हटिया, या उसको शामू बोल रहे हैं जबकि नाम तो उसका श्याम है। तो उनको चिंता होने लगी कि मैं सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ना लिखाना सिखाऊंगा और अपने बच्चे को मैं विद्यालय भेजूंगा। और उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चे को कहाँ पर भेजा? विद्यालय भेजा। विद्यालय जाकर बच्चे ने सबसे पहले जाकर अपना नाम लिखना सीखा। क्या सीखा? नाम लिखना सीखा। और नाम लिखने के बाद में वो उन व्यक्तियों के पास गया जो उसका नाम शाम्या बोलते थे, जो उसको शामू बोलते थे। उनके पास जाकर वो कहता है कि भाई साहब, आप मेरा नाम न बिगाड़े, मेरा नाम श्याम है और मैं आपको अपना नाम लिखकर बताता हूँ। तो एक कालखंड में, एक तो कालखंड था कि जब उसको लिखना आता ही नहीं था, लेकिन एक कालखंड ऐसा भी आया जब उस बच्चे को लिखना आया। बच्चे को लिखना आ गया, उसने नाम लिखकर बताया, लेकिन वो उस तरीके से, उस गति से पढ़ नहीं पा रहा था, पढ़ना उसे सही तरीके से नहीं आया।
वो आगे विद्यालय में अपने अध्ययन को रेगुलर रूप से करता रहा, सुचारू रूप से अपना अध्ययन जारी रखा। और जैसे ही सुचारू रूप से उसने अध्ययन जारी रखा तो एक कालखंड ऐसा आया जब उस बच्चे को लिखना भी आ गया, उस बच्चे को पढ़ना भी आ गया। और वो बच्चा जब लिख लेता था, अच्छी तरीके से पढ़ लेता था, वो बच्चा वही उन गांव में गया और गांव में एक चौपाल लगाकर वो जो काका जी वगैरह जो नाम बिगाड़ते थे उन सभी को उसने पढ़ना सिखाना स्टार्ट कर दिया, उन सभी को उसने लिखना सिखाना स्टार्ट कर दिया। तो बताओ उसके जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं आया? मैंने आपको 3 कालखंडों में उसके जीवन को तोड़ा है। एक में उसे लिखना नहीं आ रहा था, दूसरे में लिखना आ गया और तीसरे में लिखना और पढ़ना आ गया। तो 3 कालखंडों में तोड़ा है। अब देखिएगा, अब जब उसका नाम पहले शामू था, एक कालखंड में नाम उसने श्याम लिखकर बताया, अब जब वो दूसरों को शिक्षा दे रहा है तो नाम में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? अरे दूसरों को जब शिक्षा दे रहा है तो लोग उसको श्याम जी कहकर पुकारने लगे, तो नाम में परिवर्तन आया। यानी मैंने कहा कि एक ऐसा कालखंड जहां पर लिखना उस व्यक्ति को क्या था, नहीं आता था, लेकिन एक ऐसा कालखंड जब उस व्यक्ति को लिखना आया लेकिन पढ़ना क्या नहीं आया, पढ़ना नहीं आया। एक ऐसा कालखंड जब व्यक्ति को लिखना आया और लिखने के साथ साथ उस व्यक्ति को पढ़ना भी आ गया। तो 3 कालखंड मैंने आपके सामने बताए। इस इतिहास को, इसे हम बोल सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। इसको बोल सकते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य इतिहास, इसे बोलेंगे हम इतिहास। अब इन सब का मैंने अभी भी बताया है कि सबका जो आधार है वो आधार है साक्ष्य। क्या है? साक्ष्य। अब अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, एलडीसी 2016 का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ये परिभाषा पूछी जा चुकी है। तो देखना, ऐसा कालखंड जहां पर हमें लिखित साक्ष्य, कैसे साक्ष्य, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, जहां पर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। कैसे साक्ष्य? लिखित साक्ष्य। लेकिन हमें कौन से साक्ष्य मिलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे कालखंड को प्रागैतिहासिक कहा जाता है। एलडीसी 2016 का सेकंड पेपर और हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर वही बात, ऐसा कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कैसे साक्ष्य? लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन इन साक्ष्यों को हमने क्या नहीं पढ़ा है, पढ़ा नहीं गया है। ऐसे साक्ष्यों को हमने पढ़ा नहीं है, यानी हम इनको पढ़ नहीं पाए हैं। तो वो कालखंड कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा कालखंड जहां पर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्य। और यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य के साथ साथ हम ये कह सकते हैं यहाँ पर भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे। और इन लिखित साक्ष्यों को लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी आप मान सकते हो, तो ये भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और इन लिखित साक्ष्यों को हमने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। तो ऐसा कालखंड जहां पर हमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को हमने पढ़ लिया है, वो हमारा कौन सा आएगा? ऐतिहासिक काल। इस कालखंड की बात करें तो देखो, जब व्यक्ति को लिखना नहीं आएगा, पढ़ना नहीं आएगा, तो उसके बारे में साक्ष्य मिलेंगे तो वो एक आदि मानव की जीवन बिता रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो आदि मानव होगा। और जब आदि मानव होगा तो उसके औजार सर्वप्रथम पत्थरों से बने होंगे। और जब पत्थरों से बने होंगे तो इस कालखंड में हम पढ़ते हैं पाषाण काल को। किस काल को? पाषाण काल को। इस कालखंड में हम 2 सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। एक आती है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, और एक और सभ्यता आती है जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, वैदिक सभ्यता। इनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता भी 2 भागों में बंटती है। एक तो होती है ऋग्वैदिक सभ्यता और एक सभ्यता होती है हमारी उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक सभ्यता।
उत्तर वैदिक सभ्यता। तो ऐसे कालखंड की बात करेंगे हम। उसके बाद में इसमें तो हम सीधी सी बात कर सकते हैं हमारा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में भी हम इसको भी 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर ये आ जाएगा आधुनिक इतिहास। आधुनिक प्राचीन में हम जिसे वंशों के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश वगैरह के बारे में। मध्यकाल में हम सूफी संतों के बारे में पढ़ेंगे, हम मुगल वंश के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। आधुनिक इतिहास में हम यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन देखेंगे। उसके बाद हम बंगाल पर उनकी सत्ता कैसे हासिल हुई इनके बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास में गांधी जी का प्रवेश होता और कैसे हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है, 1947 स्वतंत्रता अधिनियम को, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो ये है इतिहास। यहां से हमारा इतिहास चालू होता है। सबसे पहले जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो है पाषाण काल का। तो आज मैं इतना सही रखूंगा, मैं आपको सिर्फ जोड़ के लेकर आया हूं। अब देखना आप कहां से पढ़ते हैं, यहां से। क्वेश्चन बनाने वाले के पास बहुत बड़ा है, यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता है वो, कई सारे क्वेश्चन। अरे पाषाण काल एक थोड़ी है मेरे भाई, इस पाषाण काल को भी मैं 3 भागों में तोड़ता हूं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य के बाद नव पाषाण काल। एक ऐसा कालखंड जब उसे कुछ नहीं आता था, एक ऐसा कालखंड जब उसे पशुपालन आया, और एक ऐसा कालखंड जब आदि मानव को कृषि करना आया। तो ये भी तो पढ़ेंगे। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि मानव की उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे हुई है। तो ये भी बहुत बड़ा कालखंड हमारे छूट जाता है। हम यहां से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम 0 से पढ़ेंगे। तो आज तो मैं इतना ही रोकता हूं। कल हमारा टॉपिक होगा प्राग ऐतिहासिक काल, और जिसमें हम पाषाण काल को पढ़ेंगे, कैसे मानव की, आदि मानव की उत्पत्ति हुई। और एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आदि मानव किस जाति से था। जाति का मतलब किस प्रजाति का था। तो आंसर था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। भारत में रामापिथेकस। पता ही नहीं है हमारे पास नाम क्या है, लेकिन आप बने रहिए। हम उस लेवल पे जाएंगे जहां पर आपको पढ़ने का मजा आएगा, आनंद आएगा। देखिएगा, ये क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, इतिहास को जानने की क्लास थी। आप 0 से जुड़ेंगे तो आपको आगे मजा आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मैं आपको देता हूं कि आपने मुझे सुना, मेरे शब्दों को सुना। आगे अगर आप मेरे साथ रेगुलर बने रहेंगे तो मैं आपको विशेषकर इतिहास विषय के अंतर्गत पारंगत करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। मैं आपको यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतिहास सिखा पाऊँ, पढ़ा नहीं पाऊँ, सिखा पाऊँ। पढ़ाने वाला नहीं हूँ, सिखाने का काम मैं आपके साथ करूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आप मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं और ऐसे ही रेगुलर वीडियो आपके अगर आप लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। सारी वीडियो हम इसी पर देंगे, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सारी क्लासें देने वाला हूँ। धन्यवाद, नमस्ते, वंस अगेन। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे सुना। धन्यवाद।